हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में मैं ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति का जितने भी थ्योरम जितने भी स्टेटमेंट जितने भी प्रमेय का इस्तेमाल क्वेश्चनों में किया जाता है ज्योमेट्री से, वो पूरा का पूरा आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपने मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलने हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको समझाता भी चलूंगा, तो आपने साथ साथ नोट करते जाना है। आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक, जो भी फॉर्मूले बनते हैं, जितने भी स्टेटमेंट बनते हैं, जितने प्रमेय बनते हैं, वो पूरे के पूरे आपको एक ही वीडियो में निचोड़ जो है ज्योमेट्री का वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने एंड तक देखना है वीडियो को, ठीक है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक है ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री के लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन से इसी से पता चल रहा है, लाइन का सेगमेंट, लाइन का हिस्सा, लाइन का पार्ट जिसके क्या है, दो एंड पॉइंट होते हैं। इसके अगर किसी के एंड पॉइंट हो तो उसकी हम निश्चित दूरी पता कर सकते हैं। तो पी क्यू की क्या है, निश्चित दूरी होती है। ऐसा लाइन का भाग जिसकी क्या है, दो अंतिम बिंदु हो और इसकी निश्चित लंबाई होती है। तो आपको अगर बाई चांस ऑप्शन दे रखा हो कि लाइन रे, लाइन सेगमेंट, इनमें से किसकी निश्चित लंबाई होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो रेखाखंड होता है, यानी कि लाइन सेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रे। रे यानी कि किरण। फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में जाने के बजाय मैं आपको सीधे सीधे जो मेन डिफरेंस है वो मैं लिखता चल रहा हूँ। फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स रहता है लेकिन एंड पॉइंट फिक्स नहीं रहता। मतलब एक सिरा तो फिक्स है, जबकि लाइन सेगमेंट में क्या था, दोनों फिक्स थे। एक सिरा तो फिक्स है और दूसरे के बारे में हम कह नहीं सकते, दूसरा हम कहाँ तक ले जा सकते हैं हमें पता नहीं। ठीक है, तो रे में क्या है, एक फिक्स पॉइंट होता है, एक नहीं होता। ये भी लाइन का ही पार्ट है। नेक्स्ट है लाइन। लाइन यानी कि रेखा, इसका कोई भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता, इसकी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती, एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, अगर तीनों ऑप्शन पूछ रखा तो पता होना चाहिए कि एंड पॉइंट किसका नहीं होता, रेखा का। इसकी कोई भी निश्चित लंबाई नहीं होती। दोनों तरफ से इसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन यूपीटेट में पूछा गया था कि इनफाइनाइट पॉइंट क्या है, लाइन के ऊपर होते हैं क्या, एक पॉइंट होता है क्या, दो पॉइंट होते हैं क्या, कितने बिंदु होते हैं किसी भी लाइन या रे या लाइन सेगमेंट पे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोई भी लाइन या कोई भी रे या कोई भी लाइन सेगमेंट अनंत पॉइंटों से होकर गुजरती है। देखो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट बनाना चाहूँ तो अनंत पॉइंट बना सकता हूँ। अनंत यानी कि गिनती नहीं कर सकते, अंत ही ना हो। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए कि कोई भी लाइन या रे या लाइन सेगमेंट इनफाइनाइट बिंदु से होकर गुजरती है। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस, रेखाओं के प्रकार। सबसे पहला है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं जिनकी बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती हैं। जरूरी नहीं कि दो ही रेखा हो, कितनी भी रेखा हो सकती हैं, लेकिन उनकी बीच की दूरी आपस में हमेशा बराबर रहेगी। ये यूपीटेट में पूछा भी गया है कि दूरी के बारे में, दूरी कैसी, समान है, कम बढ़ती हो रही है, कम होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, कैसी हो रही है। तो ये हमेशा हमेशा के हमेशा बराबर रहेगी और ये कहीं भी मिलेंगी नहीं। जब तो किसी की दूरी बराबर रहेगी तो कहीं मिलेंगी क्या, बिल्कुल नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो समांतर रेखाओं में दूरी बराबर बनी रहती है। ठीक है, इसके बाद है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर देखो, जो पहले मैंने बताया कि समांतर रेखाएं कभी मिलेंगी नहीं, तो इसे उल्टा है असमांतर रेखाएं, नॉन पैरेलल लाइंस। तो नॉन पैरेलल लाइंस होंगी तो कहीं ना कहीं जाके जरूर मिलेंगी। जैसे मैंने मान लिया कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, ये क्या है, असमांतर हैं, तो कहीं ना कहीं मिल रही, मैंने मान लिया कि ओ बिंदु पे मिल रही है। तो इस तरह की लाइनों को क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, जो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को काटें। और एक ही बार काटेंगे, ये नहीं कि दो बार काट दें, एक ही बिंदु पर काटते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, उन्हें प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। एक बिंदु पर काटेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस, लंब रेखा। ए बी और सी डी ये क्या है, एक, वैसे देखें इंटरसेक्टिंग लाइन ही तो है, ये एक दूसरे को काट रही हैं, लेकिन जो काट रही हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही हैं। ठीक है, 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटें तो वो रेखाएं क्या है, लंब रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस कही जाएंगी। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री का कोण बनाती हैं तो वो लंब रेखाएं कहलाती हैं। देखो यहाँ पे ये 90 है तो सारे सारे 90 होंगी, है ना। अगर दो रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री पे काट रही है एक दूसरे को, तो वो क्या है, लंब रेखाएं कहलाएंगी, परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट है कॉन्करेंट लाइंस।
ठीक, कॉन्करेंट लाइंस यानी कि संगामी रेखाएं। तो देखो इंटरसेक्टिंग में तो क्या था, दो लाइनों के बारे में कह रहा था मैं। यहाँ पर क्या है, कई सारी कितनी भी लाइन हो सकती हैं। तो ऐसी लाइनें 3 या 3 से अधिक, दो पे तो क्या था, हम इसे प्रतिच्छेदीय रेखाएं कह रहे थे। अब 2 या 2 से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरे, तो ये हमारा इनका कॉमन पॉइंट है। ये सारी रेखाएं हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं, तरफ बढ़ा सकते हैं हम, दोनों तरफ तीर बन रहे हैं। तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं, संगामी रेखाएं, जो बहुत सारी रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरे। ठीक है, कॉमन पॉइंट इनका, कॉमन बिंदु क्या है, एक ही होता है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइंस, तिर्यक, ये रिय है, तिर्यक रेखा। तो दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा अगर काटती है, जैसे मैंने कहा कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं, समांतर रेखा के बारे में कहा जा रहा है। ये समांतर रेखाओं को अगर कोई रेखा काटती है, तो जो ये रेखा एम एन है, एम एन, ये तिर्यक रेखा कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन। अगर दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन काटती है, दो समांतर रेखाओं को कोई लाइन काटती है, तो उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अब क्या है, लाइंस के बारे में खत्म हो गया, अब एंगल्स शुरुआत हो रहे हैं। एंगल्स यानी कि कोण। तो दो सरल रेखाओं के एक बिंदु से निकलने पर बनी आकृति कोण कहलाती है। दो रेखाएं हैं, रेखा भी नहीं कहेंगे इसे, हम क्या है, किरण कहेंगे, किरण। सरल रेखा कहना गलत होगा, लेकिन वैसे हम ट्रायंगल वगैरह में कहते हैं तो लाइन के बीच में कहते हैं। तो क्या है, ओ ए और ओ बी दो किरण हैं, एक बिंदु से ओ से दो किरण निकली है, ओ ए और ओ बी, दो किरण है, इनके बीच में जो बड़ा कोण, एक ही बिंदु ओ बिंदु से दो किरण निकल रही हैं, तो इनके बीच में जो बड़ा ये कोण है, बिना ये आकृति है, ये क्या है, कोण कहलाएगा। इसे हम वैसे ज़्यादातर थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। ठीक है ना, तो कोण क्या होता है, क्या है, ओ एक, ओ को क्या कहेंगे, जहाँ से निकल रहा है शीर्ष, वर्टेक्स, जहाँ पर एंगल बनता है। ओ ए और ओ बी दो किरण है, रेज हैं, उनके बीच में क्या है, जो आकृति बन रही है, ये जो बन रहा है, ये क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। ठीक है ना, तो सरल रेखा की बजाय आप क्या समझिए, किरण। एक बिंदु से, शीर्ष से दो क्या है, किरण निकल रही हैं, तो बीच की जो आकृति है, ये क्या कहलाता है, कोण। अब इसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल्स जो होते हैं, कोणों के प्रकार। सबसे पहला है, ज़्यादा डिटेल में जाने की बजाय मैंने आपको सीधा सीधा जो स्टेट में बनता है वो मैंने लिख के बताया आपको, आपके साथ के साथ नोट करते जरूर चलिए। अगर हमारा जो कोण है, ओ ए और ओ बी के बीच में जो कोण है, वो 0 और 90 के बीच में है। 0 से तो बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, जैसे 30, 40, 50, 60, 89 तक, 89 तक जितने भी एंगल्स हैं, 90 नहीं, 0 से 90 के बीच में जितने भी कोण हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, एक्यूट एंगल कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे, न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। अगर हमारा एंगल 90 से छोटा है तो हम क्या कहेंगे उसे, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है राइट एंगल यानी कि समकोण। अगर हमारा जो एंगल है थीटा, थीटा बराबर 90 डिग्री है, जैसे मैंने कहा ए ओ बी, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ए ओ बी, जिस सिरे पे, जिस शीर्ष पे क्या है, कोण बन रहा है, उसको हमेशा बीच में लिखेंगे। इसे हम यहाँ से ए ओ बी के बजाय बी ओ ए भी लिख सकते हैं, ए ओ बी के बजाय बी ओ ए भी लिख सकते हैं। बीच में बस ये शर्त है कि बीच में वही आना चाहिए बिंदु जहाँ पर क्या है, कोण बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्या कह रखा है, अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो समकोण है, थीटा से छोटा है, 90 से छोटा है तो वो न्यून कोण है। नेक्स्ट है इसमें अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। अगर हमारा एंगल, जैसे ये देखो, ये 90 से बड़ा दिख रहा है, 90 होती तो ऐसी लाइन बनती, 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, 90 से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, थीटा। अगर हमारा एंगल थीटा, थीटा यानी कि कोण, कोण हमारा 90 और 180 के बीच में है, 90 डिग्री और 180, 90 180, 90 180 के बीच में अगर कोण है हमारा, तो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल, ऋजु कोण या सरल कोण। अगर हमारा जो एंगल है वो 180 डिग्री हो, जैसे ये मैंने बताया,
ये ओ से दो किरण निकल रही हैं, ओ बी और ओ ए। अगर इन दोनों किरणों के बीच का जो एंगल है वो 180 है, यानी कि स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा बन रही है, उसे हम क्या कहेंगे, सरल कोण या ऋजु कोण भी कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। थीटा अगर 180 है तो स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल, वृत्त कोण, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण नाम से भी यूपी टेट में पूछा गया है, ठीक है, कि रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है इनमें से, प्रतिवर्ती कोण कौन सा है। तो क्या आंसर है, अगर कोई भी एंगल 180 और 360 से बीच में है, अगर 180 तक था तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, अब 180 और 360 के बीच में है तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। इस तरह से जैसे ओ ए और ओ बी, ये देखो ये जो बना है ये क्या होता है, ये हमारा एक सरल एंगल जो है स्ट्रेट एंगल से बड़ा बन रहा है। स्ट्रेट एंगल तो कहाँ तक होता, यहाँ तक होता है ना, तो देखो इससे ये बड़ा आ रहा है, तो ये हमारा जो कोण है ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। 180 से बड़ा, 360 से छोटा। नेक्स्ट है इसमें कंप्लीट एंगल, पूर्ण एंगल। अगर हमारा ये पूरा थीटा 360 हो जाए, देखो पूरा अगर मैं ऐसे घूम के पहुंच जाऊँ ना, टोटल एंगल क्या है 360 होता है। अगर मैं यहाँ से मान लो इस तरह से घूम कर यूँ पहुँच जाऊँ, ठीक है, तो मतलब ओ ए भी इसी पे है, ओ बी भी इसी पे है, तो पूरा जो एंगल होता है वो कितना होता है 360। अगर 360 डिग्री कहीं दे रखा है तो वो क्या है, कंप्लीट एंगल, पूरा एंगल होगा, पूर्ण एंगल होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं रिलेशन बिटवीन एंगल्स, कोणों के बीच में जो संबंध होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक, कोटिपूरक, संपूरक, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जितने भी टाइप्स ऑफ एंगल्स में रिलेशंस हैं वो हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हिंदी में कहेंगे तो पूरक या कोटिपूरक। पूरक या कोटिपूरक एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, वो कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। जैसे अल्फ़ा और बीटा मैंने दो एंगल लिए, अगर इनको जोड़ूं, अगर इनको मैं जोड़ूं तो 90 डिग्री अगर हो तो ये एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, पूरक कोण, कोटिपूरक एंगल कहलाएंगे। पूरक कह लो या कोटिपूरक कह लो। तो क्वेश्चन बड़ा सरल सरल सा भी आता है कि मान लो 30 का कोटिपूरक पूछा है तो उसे 90 में से घटा देंगे, 40 का पूछा है तो 90 में से घटा दें, क्यों, क्योंकि योगफल 90 होता है। अगर टोटल 90 है, एक दे रखा है तो दूसरा निकालना हो तो 90 में से घटाकर हम कोटिपूरक एंगल निकाल सकते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगलों का सम क्या है, 180 है, 180 है, जैसे यानी कि मैंने जैसे बना लिया कि अल्फ़ा और बीटा अगर इनको जोड़ो तो 180 बन जाए, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन पर हों, तो वो एंगल क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे। ऐसे एंगल्स, ऐसे कोण जिनके बीच का जिनका जो योग है वो 180 हो, अल्फ़ा प्लस बीटा 180 हो। जैसे 30 का पूछा है तो 180 घटा दिया, 140 का पूछा 180 में से घटा दिया, तो ये हमारे क्या है, संपूरक कोण है, ठीक है। इन्हें क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स भी कहते हैं, रैखिक युग्म। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं और दोनों का एंगलों का सम क्या है 180। और कहीं पूछे कि ये रैखिक युग्म क्या होता है, तो ऐसे दो एंगल्स जो एक ही सिरे से बन रहे हैं, एक ही शीर्ष पर दो एंगल्स बन रहे हैं और उनका एंगलों का सम क्या है 180 है। एक ही शीर्ष से दो एंगल बन रहे हैं, यहाँ से ये, यहाँ से ये, ठीक है। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। तो दो रेखाएं जब आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो जो बिंदु है उनमें आमने सामने के जो कोण होते हैं उन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। जैसे ये लाइन आपस में यहाँ पर और यहाँ पर इस बिंदु पे एक दूसरे को काट रही है, तो ये आमने सामने वाले कोण हैं, ये बराबर होंगे, ये इसके बराबर होता है, ये अब इसके बराबर होता है। इन्हें क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली मतलब वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स के अपोजिट एंगल्स ये हमेशा बराबर होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये एंगल्स सामने सामने वाले हमेशा बराबर होंगे। अभी इसी में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस, दो रेखाओं के साथ तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण। इनमें क्या रिलेशन होता है, वही एंगलों के बीच में रिलेशन दे रखा है, उसी को हम आगे देख रहे हैं कि दो समांतर रेखाएं हैं, उनके बीच उनको काटती हुई क्या है, एक तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है।
तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो देख लेते हैं। मैंने सबको नंबरिंग कर दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7, कैसे मान लो, मैंने नंबर करके बता दिया। अब इसमें क्या दे रखा है, इनमें क्या रिलेशन है। तो देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे, सामने सामने वाले। तो ये लाइन और ये लाइन आपस में एक दूसरे काट रही है, तो ये दोनों शीर्षाभिमुख हैं, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट हैं। 1 और 3 बराबर होंगे, 2 और 4 बराबर होंगे, 2 4 के, 1 3 के, 1 3 के, 2 4 के, ये आपस में बराबर। इसी तरह नीचे देखें तो 6 7 के आपस में बराबर होगा, 5 और 8 आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये देखो पहला वाला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सामने सामने वाले कोण क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। नेक्स्ट इसी में है संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है समझना बहुत ज़रूरी है, कहीं सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या होता है। जैसे ये समांतर रेखा है, ये और ये, यहाँ पर ये लाइन से काट रही है, तो इस लाइन के ऊपर 6, इस लाइन के ऊपर 2, ये आपस बराबर होगा। इस लाइन के ऊपर 5, इस लाइन के ऊपर 1 बराबर होगा। ऊपर है तो ऊपर के साथ, नीचे है तो नीचे के साथ। तो 3 8 के साथ होगा, 4 7 के साथ होगा। तो यहाँ पर जो संगत कोण है ये सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। अगर लाइन के ऊपर देखूँ तो ऊपर वाला ऊपर से, 2 6 से, नीचे वाला नीचे से, 3 8 से, ऊपर वाला 1 5 से, और 4 क्या है नीचे वाले 7 से। ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे, ये और आपस में बराबर कहलाएंगे। ठीक है, ये आपस में बराबर है सब, कॉरस्पॉन्डिंग। ऊपर वाला ऊपर के, नीचे वाला नीचे के, ऊपर वाला ऊपर के, नीचे वाला नीचे के। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण। एकांतर कोण में देखो क्या होता है, ये बड़ा समझना ज़रूरी है। मैंने देखो ऊपर वाले चित्र को दोबारा बना दिया, इसको आप देखें क्या होता है। जैसे मैंने ये वही एंगल दोबारा लिख लिए। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, देखो यहाँ पर ये समांतर रेखाएं हैं इसके साथ, तो देखो इस तरह से ये जो जेड बनता है, देखो ये जेड बन रहा है एक तरह से उल्टा जेड। ये 3 आपस में 5 के बराबर होगा, और 4 क्या है 6 के बराबर। ठीक है ना, 4 6 के बराबर, 3 4 के बराबर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो हम जानते हैं कि 1 5 के बराबर है क्योंकि संगत कोण है, और 1 3 के बराबर है, तो 3 भी तो आपस में 5 के बराबर होगा। 1 5 के बराबर, 1 3 के बराबर, तो 3 भी आपस में 5 के बराबर होगा। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन ये हम सीधा देखें तो इन्हें कहते क्या हैं, ये कह जाते हैं अल्टरनेट एंगल। तो ये होता कब है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। ठीक है, तो ये क्या है अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। 3 5 से, 4 6 से। इसके बाद है इंटीरियर एंगल्स। तो देखो इंटीरियर एंगल्स भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंटीरियर एंगल्स यानी कि अंतः कोण। इसमें होता क्या है कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा के एक तरफ एंगलों का सम 180 होता है। तो देखो दो समांतर रेखाओं के बीच के जो कोण बन रहे हैं 3 और 6, इनका सम 180 होगा। 4 और 5 का सम 180 होगा। तो यह आपको पता होना चाहिए कि दो समांतर रेखाएं हैं। जैसे अगर हम पैरेललोग्राम के बारे में आगे पढ़ेंगे, उसमें हमें क्या पता होता है कि जो समांतर चतुर्भुज है, पैरेलल वाला पैरेललोग्राम है, तो ये देखो इन दोनों, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है एज इट इज। तो इन दोनों एंगलों का सम क्या है 180 होता है हमेशा इन दोनों का। इसी तरह से इन दोनों का सम 180 होता है। ठीक है, लास्ट इसी में है कि 3 लाइन दे रखी हैं, इसको 2 ट्रांसवर्सल काट रही हैं। 2 ट्रांसवर्सल ये और ये आपस में एक दूसरे को काट रही हैं इन पॉइंटों पे, और लाइन क्या है एल एम एन। तो क्या होता है जब ये समांतर होती है ना, तो इन खंडों का जो इंटरसेप्ट कहते हैं इंग्लिश में, इनका जो रेशियो है अनुपात, वो हमेशा बराबर रहेगा। एस टी बटे टी यू, पी क्यू बटे क्यू आर। ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, अगर बाई चांस हमें यहाँ इन दोनों का मान दे रखा हो और इसका मान दे रखा हो और ये पूछा हो, तो क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात बराबर इन दोनों का अनुपात लेंगे और बड़ी सरलता से हम इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। अगर 3 समांतर रेखाएं हैं और इस तरह से 2 तिर्यक रेखा काट रही हैं, तो इनके खंडों का जो अनुपात है एस टी और टी यू, पी क्यू और क्यू आर, इनका अनुपात हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो ये था सारे लाइनों के टाइप्स। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं पॉलीगन। पॉलीगन यानी कि बहुभुज की शुरुआत कर रहे हैं। पॉलीगन
एनी टू डायमेंशनल शेप फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, सीधी रेखाओं द्वारा बनी गई कोई भी द्विविमीय आकृति क्या है, पॉलीगन कहलाती है, ठीक है। इनका क्या है, स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर यहाँ पर सीधी एक लाइन कहें तो क्या है हमारा, क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन है, रेखा है। अगर कुछ लाइनें मिलकर कोई आकृति बना रही हैं, फिक्स्ड शेप बना रही हैं, स्ट्रेट लाइंस, उनको क्या कहते हैं, पॉलीगन, बहुभुज, ठीक है। अब इसके बारे में जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं सीधे सीधे, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला आता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, किसी भी पॉलीगन के, बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल का सूत्र होता है n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180, जहाँ पर n हमारा क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, कितनी भुजाएं हैं। अगर किसी भी पॉलीगन की n भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, तो n की जगह 4 रख के हम इसे हल कर लेंगे, n की जगह 5 रख के हम हल कर लेंगे। जितनी भी भुजा दे रखी हों, अगर हमें भुजाओं की संख्या पता हो तो हम n की जगह पे वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल त्रिभुज का देखते हैं, त्रिभुज का अंग, इसका कोणों का योगफल कितना होता है, 180। त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है, 3, तो 3 माइनस 2 कितना, 1, 1 इंटू 180, 1 इंटू 180 यानी कि 180, तो 180 ही तो होता है। तो अंत कोणों का योगफल, अंत कोणों का योगफल यानी कि इंटीरियर एंगल्स का योगफल सम n-2 इंटू 180 होता है। आगे देखते हैं। तो पहले में तो हमने क्या देखा, उनका योगफल। अगर हमसे पूछे कि एक अंत कोण बताओ, अगर सम बहुभुज है यानी कि सारी की सारी भुजाएं बराबर हैं, तो सारे के सारे एंगल बराबर होंगे। अगर किसी भी पॉलीगन के, बहुभुज के अगर सारी भुजाएं बराबर हो ना, तो सारे कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो क्या है, अगर समस्त भुजाएं, सारी भुजाएं बराबर हैं, तो अगर एक अंत कोण पूछा है तो क्या होगा, n-2 इंटू 180 अपॉन n, n-2 इंटू 180, ये क्या है, ये तो टोटल है, टोटल कितने एंगल होंगे, और उसको हम नंबर ऑफ भुजा से बराबर डिवाइड कर दें तो हमें एक अंत कोण का मान पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या है, एन एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, इसे इंग्लिश में कहा जाता है। समभुज, बहुभुज मतलब रेगुलर, रेगुलर मतलब सारी की सारी साइड इक्वल हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में आगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। तो देखो अंदर वाले का, अंत कोण का तो हमने सम बता दिया, लेकिन बाहरी कोण चाहे कितना भी बड़ा, कितनी सारी भुजाएं हों, लेकिन बाहरी कोणों का योगफल हमेशा 360 होगा। बाहर वाले कोणों का योगफल हमेशा 360 रहेगा, हमेशा, ये हमेशा 360 ही रहता है, चाहे कितनी भी भुजाएं हों उस बहुभुज में, ठीक है। अगर हमें सम बहुभुज का, अगर एक बाह्य कोण पूछा है सम बहुभुज का, तो उसे हम करेंगे 360, तो टोटल होता है अपॉन n, n यानी कि कितनी भुजाएं हैं उसमें, तो n एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन, किसी भी रेगुलर पॉलीगन यानी कि सम बहुभुज के एक बाह्य कोण यानी कि बाहर वाला जो एंगल है उसका कितना मान होता है, वो होता है 360 अपॉन n। 360 तो कुल टोटल हो गया, टोटल एंगल कितना है, सम 360 बाहर वाले एंगलों का, और उसे हम n से डिवाइड कर दें यानी कि नंबर ऑफ भुजा। अगर मान लो किसी का हमसे पूछे कि वो है 5 साइडेड वाला फिगर है, पेंटागन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, वो है, तो कितना बाहरी एंगल होगा, तो 360/5, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या, किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है वो हमसे जाना जा रहा है। तो सीधा सा सूत्र है n इंटू n-3 अपॉन 2, ये सूत्र है। अगर हम n की जगह पर नंबर ऑफ भुजा यानी कि कितनी भुजाएं हैं इसमें उसका मान रख दें, तो ये हमारा कितनी विकर्ण बनेंगी वो पता चल जाएगा। तो सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो छोटे छोटे से क्वेश्चन बन जाते हैं वो पूरे के पूरे आपके इससे कवर हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी हम टॉपिक वाइज जब क्वेश्चंस कराएंगे वहाँ से आपका इनका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और जो प्लेलिस्ट में आपको ज्योमेट्री के बाकी वीडियोस मिल जाएंगे उनको भी ज़रूर देखें। नेक्स्ट है, मैंने एक एग्जांपल लिया जैसे पेंटागन, पेंटागन यानी कि 5 भुजा वाला, 5 भुजाएं दे रखी हैं और ये सारी की सारी आपस में बराबर हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ,
दिखने हो सकता है आपको लगे कि बराबर नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ सारी सारी बराबर हैं। ये बीटा क्या है, एक अंतकोण हो गया, ये बाह्य कोण हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो अगर हमसे पूछे कि इसमें विकर्ण कितने हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको लेके बता रहा हूँ कि इसमें कितने विकर्ण बनेंगे। तो यहाँ पे देखो एन कितना है 5, क्योंकि 5 भुजाएं हैं, इसका नहीं है इसका है। एन कितना है 5 है यहाँ पर, तो विकर्ण पूछे है तो सिंपल फॉर्मूला n-3/2। तो एन की जगह पे 5 रख दिया, 5 - 3 2 होता है, 2 से 2 कट गया, 5 आ गया। विकर्ण कितनी है 5। फिर नेक्स्ट है इसी में अंत कोण का योगफल, अगर अंदर वाले कोणों का योगफल पूछा हो तो n-2 × 180। एन की जगह पर 5 रखेंगे क्योंकि भुजा यहाँ पर गिनती में 5 हैं, तो 5 में से 2 गया 3 × 180 540। ठीक है। फिर क्या कह रखा है, अगर एक अंत कोण का मान पूछा है, एक अंत मतलब मान लो पूछा है कि बीटा कितना है, ये बीटा कितना है, या तो एक ही तो एंगल पूछा है, तो ये सारे के सारे एंगल तो बराबर होने चाहिए। तो ये क्या होगा n-2 × 180/n। मैंने आपको ऊपर ही फॉर्मूला बताया, अगर हम n की जगह पे 5 5 रख दें तो ऊपर तो 540 मिल रहा है, अपॉन 5 करेंगे तो 108। ठीक है। एक बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल पूछा है, तो एक्सटीरियर फॉर्मूला बताया कि 360/n होता है, तो 5 से हम काटेंगे 72, यानी कि ये 72 और ये 108, ये 72 और 108, तो 180 ही तो हो रहा है, तो 180 ही तो है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ये। ठीक है। तो अगर हम बीटा हम निकालना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 360 बटे, देखो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मुझे सीधा सीधा पता है कि बीटा तो निकल जाता है 360/5 करके, क्योंकि 5 भुजाएं, तो 72। अगर 180 में से 72 घटा दो तो बीटा नहीं आ जाएगा, तो बीटा सीधा सीधा 108 आ गया। तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अंतःकोण क्या है, अगर बाह्य कोण पता चल जाए 180 में से घटा दो उससे। ठीक है ना, क्लियर है। आगे देखते हैं। ठीक है। अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं तो आप वीडियो को एक स्लो पे करके देख सकते हैं। ठीक है ना, अपने साथ का नोट ज़रूर करते जाना है। आप बेशक स्पीड को धीरा करके, प्लेबैक स्पीड है इसको धीरा करके चलें नॉर्मल से। ठीक है, और साथ के साथ नोट ज़रूर करते चलें। ये छोटी से छोटी थ्योरी वाली जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी बहुभुज में n भुजाएं हैं तो एक भुजा द्वारा केंद्र पर बना कोण 360/n होगा और परिधि पर बना कोण 180/n होगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक क्या है बहुभुज है, मैंने ये क्या है षटभुज ले लिया। ठीक है, तो देखो ये सारे के सारे अगर भुजाएं बराबर हैं, सारे के सारी अगर भुजाएं बराबर हैं, ये सारी की सारी भुजाएं बराबर हैं, तो जो ये केंद्र पे एंगल बनाएंगे, एक वृत्त में केंद्र पे जो एंगल बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, अल्फा मान लो 360/n, तो 360/6, तो यहाँ पे n क्या है 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड करूँगा 60 आ गया। ठीक है, और 60 है तो ADB जो वृत्त पे बना, जो प्रदीप पे बना कोण है वो कितना होता है 180/n, यानी कि 180/60, तो 180/60 कितना होता है 60 नहीं सॉरी 6, क्योंकि यहाँ पे n क्या है 6 है, तो ये आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अगर हमसे क्या है केंद्र पूछे, अगर ऐसे पूछा है कि बहुभुज की n 5 भुजाएं हैं तो उसके द्वारा केंद्र में बना कोण कितना होगा, तो 360/5 कर देते, और वृत्त पे कितना की परिधि पे कितना है तो 180/5 कर देते। ठीक है, सिंपल सा है। आगे देखते हैं। अब इसके बाद बहुभुज की बात हम शुरुआत कर रहे हैं एक एक टाइप की, जैसे त्रिभुज से शुरुआत कर रहे हैं, सारे टाइप्स ठीक है ना कवर हो जाएंगे, आगे आप देखते चलें। ठीक है, ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज, तीनों भुजाओं से घिरी हुई समतल बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, 3 भुजाएं से बंद करके हमने जो आकृति बना ली प्लेन फिगर, इसको क्या है हम एक ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, बाउंडेड विद 3 साइड, तीनों साइड से बंद है ये आकृति। ABC मैंने क्या है इनकी क्या है लंबाई मान ली। ठीक, अब इसमें जो छोटे छोटे फैक्ट जो बनते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है ना, आप नोट करते चलिए। पहला है कि ट्रायंगल के एंगलों का सम 180 होता है। अगर मान लो हमें 2 एंगल दे रखे हो, तीसरा पूछा हो, तो 180 में से इन दोनों के योगफल को घटा देंगे तो तीसरा एंगल मिल जाएगा। तो क्या है A + B + C 180 है। नेक्स्ट है कि एक ट्रायंगल मैंने बना दिया और एक बाहर जैसे X और Y है, यहाँ पर एक बाहर एंगल क्या है Z मैंने मान लिया, तो ये बाहरी जो कोण है, ये जो बाहरी वाला कोण है ये अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा सम के। जैसे ये Z है तो ये X + Y के बराबर होगा, कि बाह्य कोण अंत अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है।
एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला एंगल, इंटीरियर एंगल जो अपोजिट वाला है, इंटीरियर एंगल तो ये था, इसके अपोजिट जो एंगल हैं, इसका इंटीरियर तो ये था ना, तो इसके अपोजिट जो एंगल हैं उनके सम के बराबर होता है बाहर वाला कोण। ठीक है, क्लियर है, आप नोट जरूर करते चलें। नेक्स्ट है त्रिभुज की भुजाओं को का योग, यहाँ का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कि कोई भी दो साइड ले ले, मैंने क्या साइड मान के चली थी, ABC, तो मैंने कोई भी भुजा दो ले लूँ, अगर उनका सम तीसरे से बड़ा है तो ही वो त्रिभुज बना सकती हैं। ये नहीं कि हम कोई भी 3 भुजा दे दी हो, तीनों से भुजाओं से हमेशा ट्रायंगल बना पाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। ये कंडीशन होती है, क्या होती है कि जैसे मान लो मैंने A और B देखा, टोटल वो तीसरे बड़ा है तो ट्रायंगल बन पाएगा। A+C B से बड़ा है, ट्रायंगल बन पाएगा। B+C ट्रायंगल A से बड़ा है, बन पाएगा। यानी ये कंडीशन तीनों की तीनों फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, कि कोई भी दो भुजा, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है तो वो क्या है, ट्रायंगल बन पाएगा उससे। ठीक है ना। नेक्स्ट है कोई भी भुजा अन्य दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ी होगी, अंतर से, यानी कि यहाँ पर C क्या है, दोनों के अंतर जो है, अंतर मैंने ये मॉड क्यों बनाया है, क्योंकि अंतर लेना है। ये नहीं तो अगर B बड़ा हुआ तो A में से B को घटाऊंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव से कैसे भुजा तो अंतर तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो क्या है, इसलिए पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। तो कोई भी भुजा बाकी दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ी है। B क्या है, A और C के अंतर से बड़ी है। A क्या है यहाँ पर C, A तो हो चुका है, यहाँ पे C ले लो, यहाँ पे ACB, A ये रहा, C और B के अंतर से बड़ा है। ठीक है, तो ये ऊपर वाली दोनों की दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो इसमें छोटा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो आपको उससे और क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि साइड ऑफ ट्रायंगल ABC आर 4, 11 और C। एक त्रिभुज ABC त्रिभुज है, उसकी जो तीनों भुजाएं क्या दे रखी हैं, 4, 11 और C। हमें C का क्या है, पॉसिबल वैल्यू पूछी है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी, इनमें पूछी है कि कौन सी हो सकती है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैंने बताया कि जो मेरी C भुजा है वो किससे छोटी होगी, बाकी दोनों भुजाओं के योगफल से, और किससे बड़ी होगी, बाकी दोनों भुजाओं के अंतर से। तो C क्या है, 4 और 11 से छोटी है, यानी कि 15 से छोटी है, और किससे बड़ी है, 4 और 11 के पॉजिटिव अंतर से। 4 और 11 -7 होता है, लेकिन मोड बना दिया तो 7, तो मतलब ऑप्शन में से जो भी आपको 7 और 15 के बीच में दिखेगा वही आंसर है। देखो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, यानी कि हमारा ऑप्शन ये करेक्ट है। तो देखो इस तरह से एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता था इसी चीज़ पे कि ठीक है ना। तो क्या होता है, कोई भी भुजा ले लो, जो हमसे यहाँ C पूछी है, तो C क्या है, बाकी दोनों के योगफल से छोटी और उनके अंतर से बड़ी, इस तरह से होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, यदि C सबसे बड़ी भुजा है और बाकी दोनों A और B भुजाएं हैं, तो अगर ये रिलेशन हम देखें, इसे हम पता कर सकते हैं बड़ी सरलता से कि वो समकोण बनाएगा, न्यून कोण बनाएगा, अधिक कोण बनाएगा, कैसा बनाएगा। तो देखो, अगर दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है तो ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज। ये कौन सी है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस प्रमेय। अगर दो भुजाओं का वर्गों का योगफल तीसरी के बराबर है तो वो समकोण त्रिभुज होगा। अगर तीसरे के वर्ग से बड़ा आ रहा है तो वो न्यून कोण कहलाएगा। अगर तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा आ रहा है तो अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। इसमें मैं एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लिया 5, 12, 13, तो देखो 5 और 12 का वर्ग में करूँ, अगर तीसरे के बराबर आ रहा है तो समकोण है ना। 7, 8, 9, 7 का वर्ग 49, 64 और ये क्या है 81। तो देखो इनको मैं जोड़ूंगा तो ये 81 से बड़ा आ रहा है, तो ये क्या है, न्यून कोण। अगर हमें तो 3 भुजा दे रखी है, उनसे पूछा हो कि वैसे दिखना चाहे तो ये कौन सी होगी, न्यून कोण। ठीक है, हमसे अगर 3 भुजा दे रखी है, पूछा हो कि समकोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, तो हम इस तरह से हम पता कर पाएंगे। तीसरा है 7, 8, 20, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 20 का वर्ग 400। तो ये 400 तो छोटा है, तो मतलब तीसरे का वर्ग से बाकी दोनों का वर्ग छोटा है तो क्या है, अधिक कोण। ठीक है, तो अगर हम 3 भुजा दे रखी हो तो इस तरह से हम आराम से पता कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब भुजाओं के हिसाब से जो
इनमें टाइप्स बनती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले स्केलिन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। अगर तीनों भुजाएं क्या हैं, अलग अलग हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तीनों कोण अलग अलग हैं, तो ये क्या है, स्केलिन ट्रायंगल है। तीनों भुजाएं अलग हैं, तीनों कोण अलग अलग हैं, ठीक है, कोई भी भुजा बराबर नहीं है, कोई भी एंगल बराबर नहीं है, तो क्या है, स्केलिन ट्रायंगल, विषम बाहु। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु। समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, दो भुजाओं की लंबाई बराबर है। जैसे मान लो कोई भी दो हो सकता है मैं मान लूँ कि ए बी और ए सी बराबर है, तो इसमें एक प्रॉपर्टी और बनती है कि अगर दो भुजाएं बराबर हो ना, तो उनके सामने सामने वाले सामने के कोण बराबर होंगे। मान लो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इनके सामने, इसके सामने ये, इसके सामने ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ए बी अगर ए सी के बराबर है तो बी और सी आपस में बराबर होंगे। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है, दो भुजाएं बराबर, उनके सामने वाले कोण भी बराबर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। अगर प्रत्येक कोण समान है, प्रत्येक भुजा बराबर है, तो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसमें क्या खासियत है कि 60 डिग्री होते हैं सारे के सारे एंगल। अगर सारे के सारे एंगल बराबर हैं या सारी की सारी साइड बराबर, दोनों का मतलब सेम है कि क्या होता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, ठीक। इसमें एक छोटी सी चीज़ और आपको समझने वाली है कि त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के विपरीत भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के विपरीत भुजा सबसे छोटी होती है। अपोजिट साइड ऑफ लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट एंड अपोजिट साइड ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इज स्मॉलेस्ट। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ कि हम समकोण त्रिभुज के बारे में तो जानते हैं, तो ये 90 होता है और बाकियों का योगफल 90 होता है, मतलब ये एंगल सबसे बड़ा है। अगर ये एंगल सबसे बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़े एंगल के सामने वाले विपरीत वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। तो हम जानते हैं कि कर्ण सबसे बड़ी होती है किसी भी समकोण त्रिभुज में। मैंने मान लिया ये 90 है, ये 30 है, ये 60 है, तो सबसे बड़ा 90 है, तो 90 के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी, यानी कि ए सी सबसे बड़ा। और दूसरा सबसे छोटा एंगल कौन सा, 30, तो 30 के सामने वाली भुजा जो ए बी है वो सबसे छोटी। सबसे छोटे एंगल के सामने सबसे छोटी भुजा, सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं जितनी भी ट्रायंगल त्रिभुज के ऊपर इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रमेय हैं, वो हम सब देख लेते हैं। अपने साथ के साथ नोट जरूर करते चलिएगा, आपका डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, बच्चों का, बहन भाइयों का फ़ायदा हो सके, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो। सबसे पहला क्या है, यदि D और E एक त्रिभुज दे रखा है, D क्या है, AB का मध्य बिंदु है और E क्या है, AC का मध्य बिंदु है, तो क्या होता है, DE BC के समांतर होता है, पैरेलल, समांतर, और DE BC का आधा होता है, ठीक। अगर हमसे इस तरह पैरेलल ये मध्य बिंदु दे रखे और पूछा है कि BC पता है, DE पूछा है, BC दे रखा है, हमें मान लो ये 6 दे रखी होती और ये पूछी होती, तो क्या आप सीधा बता दें ये 3 होगी। क्यों, क्योंकि मध्य बिंदु है। और ये थ्योरम क्या होती, कहती है कि अगर D और E मध्य बिंदु हैं तो ये जो DE है वो BC के समांतर होगी और इसकी आधी होगी, ठीक है। इसी का उल्टा एक थ्योरम और बनती है कि ये इसके समांतर भी दे रखी है और ये मध्य बिंदु दे रखा है, तो ये भी मध्य बिंदु होगा, ठीक है। तो 2 थ्योरम बनती है एक ही टॉपिक पे, ठीक है ना। अगर ये क्या है, मध्य बिंदु है और ये इसके समांतर है, तो ये भी मध्य बिंदु होगा। और पहली क्या कह रही थी कि दोनों मध्य बिंदु हैं तो ये इसके समांतर होगी, ठीक है। ये अगर मध्य बिंदु है और ये इसके समांतर है तो ये मध्य बिंदु होगा, यानी कि मतलब एक मध्य बिंदु दे रखा हो ना तो दूसरा भी मध्य बिंदु होगा अगर ये इसके समांतर दे रखी है तो, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे मध्य बिंदु के बजाय यहाँ पे सिर्फ समांतर दे रखा है, अगर ये इसके समांतर है तो इनके जो पार्ट्स हैं इनका अनुपात AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC ऐसा होता है। इसी को हम थोड़ा सा और बढ़ा दें तो क्या होगा, अगर दोनों समांतर हैं तो AD अपॉन पूरा AB इक्वल्स टू AC अपॉन पूरा AE अपॉन पूरा AC और DE अपॉन पूरा BC, ये आपस में तीनों बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बन जाता है कि मान लो हमें ये तीनों भुजा दे रखी हैं, ये पूछा है,
तो क्या करेंगे, इन दोनों का हम इस्तेमाल बड़ी आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी जब ट्रायंगल्स वाली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या था, अगर ये अनुपात इनके ये भुजाएं आपस में समांतर दे रखी हैं तो ये हमारा होता है, ठीक है ना। आपने एज इट इज़ नोट करना है और क्वेश्चनों में जब आप देखेंगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्ट अगर आपको ये रिजल्ट पता हो तो सीधे से आप इसको हल कर पाएंगे, नहीं तो आप इसको बहुत लेंदी कर सकते हैं। इसमें क्या दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है, इसमें ए एम परपेंडिकुलर है, ए एम क्या है, लंबवत रेखा है BC पर, और दूसरा क्या है ए डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बराबर है, कोण द्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है। तो क्या होता है, जो बीच वाला कोण होता है ना, बीच वाला ये वाला जो कोण होता है ये पूछता है, एज इट इज पूछता जाता है, ये वाला कोण क्या है, इन दोनों के अंतर के आधा है। कोई भी हो सकता है, अगर C बड़ा है तो C में से B घटा दो, अगर B बड़ा है तो B में से C घटा दो, जो भी बड़ा है इनके अंतर का आधा कौन होता है, ये बीच वाला एंगल। ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कि ABC एक त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है, BC को मैं आगे बढ़ा दें इस तरह से D तक बढ़ा दिया, तो ACD का कोण समद्विभाजक, ACD का कौन है, PC क्या है, इस बाहर वाले एंगल का कोण द्विभाजक है। इसी तरह से जो PB है, इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये इन दोनों को दो बराबर इससे बांट रहा है, ये एंगल बराबर है। तो मुझे सीधे सीधे पूछता है कि ये वाला एंगल बता दो, और हमें ये दे रखा है तो ये वाला एंगल हमेशा इसके आधा होता है, ये वाला एंगल हमेशा इसका आधा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सीधे सीधे पूछ लेता है, ठीक है ना। ये जो टॉपिक हैं, ये जो क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं, वो मैं एज इट इज़ आपके सामने थ्योरम जहाँ जहाँ कैसे कैसे कहा जा रहा है वो आपके सामने दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। आपने एज इट इज़ नोट करना है, कम से कम 2-3 बार इसको पढ़ के देखना है, ठीक है। आपका डेफिनेटली आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या है, सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज के केंद्र कौन से होते हैं। तो सबसे पहले है सेंट्रॉयड, यानी कि केंद्रक। तो केंद्रक क्या होता है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, उसे केंद्रक कहलाता है। किसी भी त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं जहाँ पर काटती हैं एक दूसरे को, वो प्रतिच्छेद करती हैं, उसे क्या हम कहते हैं, केंद्रक। उससे पहले जानते हैं मीडियन होता क्या है, पहले मीडियन देख लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले है, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पर मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। जैसे ABC ट्रायंगल है, ए शीर्ष है, शीर्ष से एक रेखा खींची और ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मीडियन यानी कि माध्यिका। BD और DC आपस में बराबर होती है, ठीक है। और इसमें माध्यिका के बारे में 2-3 जानकारी और कर लेते हैं कि माध्यिका क्या क्या चीज़ होती है। इस माध्यिका में कि माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटती है, यानी कि अगर ये हमारी माध्यिका है तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, और दोनों के दोनों क्षेत्रफल क्या हैं, जब आधे आधे हैं तो ये क्या पूरे ABC का आधा हो गया, ठीक है ना। ये क्या है, इसके बराबर है, तो मतलब ये मान लो ये 1 है तो ये भी 1 हो गया, तो टोटल कितना होगा, 2। तो ये भी 2 का आधा, ये भी 2 का आधा, यानी कि पूरे का आधा ये दोनों हैं, ठीक है। तो ABD और ADC दोनों बराबर हैं, और दोनों के दोनों क्या हैं, ABC के आधे हैं, टोटल के आधे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है G, अगर हमारा केंद्रक है, G हमारा अगर केंद्रक है तो केंद्रक क्या होता है, जहाँ पे सारी माध्यिकाएं मिलती हैं, जो केंद्रक है तो इनका जो अनुपात होता है AG और GD का, वो होता है 2:1, 2:1 होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर सीधे सीधे पूछा जाए तो AG क्या है, AD का 2/3। देखो यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है, तो टोटल कितना होगा, 3। तो ऊपर वाला हिस्सा कितना होगा, 2/3, नीचे कितना है, 1, और टोटल कितना है, 3। अनुपात में ले रहा हूँ ना, तो टोटल कितना हो गया, 3, तो 1/3, ठीक है। अगर AG की लंबाई पूछी हो तो 2/3, GD की पूछी हो तो 1/3। क्लियर है। आगे देखते हैं, अगले में दे रखा है कि केंद्रक त्रिभुज को 6 बराबर भागों में विभाजित करता है। जैसे ये केंद्रक है, ये क्या है, अगर मैं इसको सबको ज्वाइन कर दूं तो ये जो 6 ट्रायंगल 6 त्रिभुज मिलेंगे, ये सबके सब आपस में बराबर होंगे, 6 बराबर क्षेत्रफल में बंटता है ये। और हर एक देखो, अगर टोटल देखूं मैं 6 हिस्से हैं,
और सब बराबर हैं तो हर एक हिस्सा क्या 1/6 होगा। टोटल का सब हिस्सा 1/6 होगा। देखो सारे हिस्से बराबर हैं तो 6 हिस्से हैं, मैंने मतलब ट्रायंगल को 6 से मार दिया तो हर एक हिस्सा क्या होगा 1/6। तो हर एक हिस्से का क्षेत्रफल पूरे ट्रायंगल के क्षेत्रफल का 1/6 है। ठीक है, मान लो अगर एक का पूछा हो तो टोटल की एरिया निकाल कर 1/6 कर देंगे तो एक का निकल जाएगा। अगर हमसे पूछा हो कि इतने का निकालो, ये क्षेत्रफल क्या है, तो टोटल का निकाल के 1/6 निकाल दो तो मतलब 2/6 यानी कि 1/3 निकाल देंगे तो इतने का हिस्सा एरिया आ जाएगा। आगे देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल कि हमसे क्या है, हमें AD का मान दे रखा है और हमसे GD पूछा है। तो GD में आपको GD बताया कि GD क्या होता है, नीचे वाला 1/3 कर देते हैं और ऊपर वाले के लिए 2/3 कर देते हैं। तो 1/3 करेंगे 6 का तो 2 आ गया, यानी कि GD हमारा 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या है इस केंद्र के बाद क्या है, सरकम सेंटर, परिकेंद्र। तो परिकेंद्र में क्या होता है कि सीधे सीधे इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है कैसे, ये परिकेंद्र पहले होता क्या है वो जान लेते हैं। एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब द्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं परिकेंद्र कहलाता है। लंब द्विभाजक यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजाओं के। जैसे मानो मैंने बीच में इसको परिकेंद्र मान लिया तो ये क्या है, अगर मैं देखूं ये क्या है, लंब भी है और इसको बराबर हिस्सों में भी बांट रहा है। यहाँ से मैं इस पर लंब खींचूं तो ये क्या है, परपेंडिकुलर भी है और इसको बराबर हिस्सों में भी बांट रहा है। यहाँ से देखूं बराबर हिस्सों में भी बांट रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, सरकम सेंटर। तो इसमें एक खासियत ये होती है कि ये ऐसा बिंदु है, अगर इसको इससे मैं मिलाकर मतलब कंपास रख के इसको ऐसे खींचूं तो इससे मैं क्या है एक ऐसा सर्कल पता कर सकता हूँ जो कि तीनों शीर्षों से होता हुआ गुजरे। तो सरकम सेंटर ऐसा केंद्र होता है कि जिससे हम ऐसा एक वृत्त खींच सकते हैं कि जो कि तीनों शीर्षों से, तीनों वर्टेक्स से होकर गुजर रहा है। ये कौन सा होता है, सरकम सेंटर। अगर मैं देखो उसको ज्वाइन कर दूं तो OA क्या हो जाएगी, OB क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, है ना। तो इसमें क्या कह रखा है कि क्वेश्चन कैसे बनता है कि अगर हमसे A दे रखा हो, और BOC पूछा हो तो ये क्या, BOC क्या होता है, इसका दुगना। केंद्र पर बना कोण इसके दुगना होता है, यानी ये इसका दुगना है, ये इसका आधा है। इसी तरह से मैं इसकी बात करूं, इसका दुगना कौन सा होगा, ये वाला। इसका दुगना कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, तो ये सीधा सीधा रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, ये परिकेंद्र में ऐसा होता है। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि अगर हमें दे रखा है सरकम सेंटर दे रखा है और AOC दे रखा है तो B पता करो। तो AOC का आधा B, AOB का आधा C, BOC का आधा A। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं उसे जहां परिच्छेद करते हैं उसे क्या कहते हैं हम, ऑर्थो सेंटर। तो देखो यहाँ पर पिछले में क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। अब यहाँ पे क्या है, ऑर्थो सेंटर में एल्टीट्यूड है, शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब यानी कि शीर्ष से हम क्या है, लंब खींच रहे हैं। AD, BE, CF शीर्षों से लंब खींच रहे हैं। तो ये जहां जहां मिल रहे हैं उसे हम ऑर्थो सेंटर कहेंगे, लंब केंद्र कहेंगे। इसमें क्या होता है, अगर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ये दे रखा हो ये निकालना है, ये दे रखा हो ये निकालना है, ये दे रखा हो ये निकालना है, या ये दे रखा हो तो ये निकालना है, तो क्या होता है, इन दोनों का सम 180 होता है। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सामने सामने वाले जो एंगल हैं ये वाला इसके, इन दोनों का सम क्या है, 180 होता है। अगर एक दे रखा हो तो दूसरे को 180 में से घटाकर हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, BOC इसमें से घटा दो 180 में से इसको घटा दो, और इसके लिए इसके इधर कौन है, B, तो AOC के लिए 180 में से B को घटा दो और AOB के लिए 180 में से C को घटा दो। तो 180 में से घटाते हैं तो लंब केंद्र पे बना कोण आ जाता है, और दोगुना कर देते हैं तो क्या है, सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र पे हमारा एंगल आ जाता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको दोनों का अंतर पता चल गया होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अंत केंद्र पे बना कोण के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि एंगल ऑन इन सेंटर। अंत केंद्र पे बना कोण क्या है, अंत केंद्र क्या होता है, जहां पर तीनों के तीनों कोणों के कोण भाजक
मिलते हैं, यानी कि इसको ये बराबर हिस्सों में बांट रहा है, इसको ये बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, ये क्या होता है, अंत केंद्र। अंत केंद्र मतलब ऐसा केंद्र जो क्या है, किससे मिलाने पे मिल रहा है, तीनों एंगलों के कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर को मिलाने पर जो मिल रहा है। इसको लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक। ठीक है, कोण भाजक। समद्विभाजक मतलब दो बराबर सम बांट रहा है, सम मतलब बराबर। ठीक है, सम को इसको मिलाने पे ही मिल रहा है। अब हमसे क्या पूछता है कि ये एंगल हमें मान लो दे रखा है और ये पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 90 प्लस इसका आधा। ये निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 प्लस इसका आधा, इसका आधा करके 90 में जोड़ देंगे तो ये आ गया। इसे उल्टा भी पूछ सकता है कि ये दे रखा हो तो इसमें से निकाल लो, तो उसको भी हम इसी से कर सकते हैं। मान लो हमें ये दे रखा है तो क्या करेंगे, 90 घटा देंगे और आधा 2 से गुणा कर देंगे तो BAC का मान आ गया। इसी तरह से इसका पूछे तो इसमें 90 का आधा करके जोड़ देंगे, 90 प्लस इसका आधा, 90 प्लस इसका आधा करेंगे तो ये आ गया, 90 प्लस इसका आधा करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, ये आपको पता होने चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और इसमें क्या है, इसी का अंत केंद्र पे जो त्रिज्या होती है, अंत केंद्र यानी कि अंदर एक में सर्कल बना दूं। ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या होती है इनर सर्कल, उनका क्या होता है, आर, त्रिज्या। त्रिज्या बराबर होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस ABC त्रिभुज की क्षेत्रफल बटे में सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप, यानी कि परिमाप निकाल के आधा कर दो, उससे डिवाइड करेंगे अगर क्षेत्रफल को, तो हमें इसकी त्रिज्या पता चल जाएगी। ठीक है, तो अगर मान लो हमारे पास तीनों की भुजाएं दे रखी हैं, तो कैसे भी करके अगर हम क्षेत्रफल निकाल कर सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर दें अर्ध परिमाप से, तो हमें उसका त्रिज्या पता चल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, ये एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने वो पूरे पूरे उठाए हैं, कोई भी मिस नहीं होगा आपसे। अब वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ के साथ नोट जरूर बनाते चलें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा फास्ट हो रही वीडियो तो आप स्लो जरूर करके देखें और साथ के नोट जरूर करें। ठीक, आगे देखते हैं एक्स सेंटर। एक्स सेंटर देखो, इस पर भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि AB और AC ट्रायंगल, मतलब इसमें भुजाओं को अगर हम आगे बढ़ा दें और बाहर वाले कोण हैं, बाहर वाले जो कोण है उसका एंगल बाइसेक्टर BG का, ये BG क्या है, इस वाले एंगल का कोण समद्विभाजक है, और ये क्या है, इसका, इस वाले एंगल का कोण समद्विभाजक है, बाहर वाले एंगल का। अगर बाहर वाले एंगलों को क्या है, सम बाइसेक्ट करके जो एंगल बनता है उसको हम क्या है निकाल रहे हैं इसमें, इसे इस पॉइंट को क्या कहेंगे, एक्स सेंटर। ठीक है, मतलब ये होता है, इसका मतलब अगर हम इस तरह से बाहर एक सर्कल खींचो ना, ये बाहर सर्कल बन रहा है, तो बाहर वाले का जो केंद्र है ये हमारा एक्स सेंटर कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 90 माइनस BAC का आधा, इसके सामने बन रहा है ये, इसके सामने बन रहा है ये, तो BAC का आधा। अगर 90 प्लस BAC का आधा कर देंगे, अगर 90 प्लस BAC का आधा कर देंगे तो अंदर वाला आ गया था अंत केंद्र। अगर बाहर वाला चाहिए तो 90 माइनस BAC का आधा। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नोट करते चलिए। नेक्स्ट है इसमें समकोण का अंत वृत्त की त्रिज्या। देखो ये क्वेश्चन क्या है, कहीं कहीं पूछा जा सकता है कि अगर हमें समकोण दे रखा है, समकोण त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज राइट ट्रायंगल में एक क्या है सर्कल बना दिया अंदर, इसकी त्रिज्या पूछी है। अगर मान लो इसे हमें क्या है, इसकी तीनों भुजाएं दे रखी हैं ABC, तो हम क्या करेंगे, AB को जोड़कर C घटा के आधा कर देंगे। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। अगर बाई चांस हमसे त्रिज्या पूछे तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला में, मान लो हमें ये दे रखी है 5, ये 12, ये 13, तो 5 प्लस 12 17, 17 में से 13 घटाएंगे 4, 4 बटे 2 करेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, तो यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी होती, 2 होती। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल्स के बाद चतुर्भुज, यानी कि चारों भुजाएं, मतलब 4 भुजा वाला एक जो चित्र है उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल, मतलब चतुर्भुज, यानी कि 4 भुजाएं हैं इसकी। ठीक, तो इसमें पहला जो चीज़ होती है कि इनके एंगलों का योगफल 360 होता है। अगर मान लो हमें 3 दे रखा हो, चौथा पूछा हो, तो 360 में से इन तीनों का योगफल को घटा देंगे तो चौथा मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है इसमें कि अगर मैंने ये
बना लिया, इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ठीक है। तो किसी भी दो एंगलों का सामने सामने एंगलों का सम बराबर होता है बाकी दोनों एंगल पे जो बाहर की तरफ एंगल बन रहे हैं। जैसे मैं एक ये बना लिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कोण बन रहे हैं, ठीक है, और इनके बाहर जो कोण बन रहे हैं इन दोनों का, जैसे ये x और y है और ये बाहर वाले a और b हैं, तो a और b बाहर वाले का सम बराबर अंदर वाले के सामने वालों का सम, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो आपने एज इट इज इनको नोट करते जाना है और 2-3 बार रिवाइज करेंगे ना तो हर एक का आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन में किस चीज़ को हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज के सामने जो विकर्ण होती हैं एक दूसरे 90 पे काटती हैं तो क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ए बी का और सी डी का स्क्वायर बराबर इन दोनों के स्क्वायरों के सम के बराबर, यानी कि सामने वाली जो भुजाएं हैं इनके वर्गों का योगफल बराबर होता है इसका इसका प्लस इक्वल्स टू इन दोनों के वर्गों का योगफल, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर किसी भी चतुर्भुज की विकर्ण आपस में क्या है थीटा का कोण बनाए, थीटा कोण बनाए तो क्षेत्र का फॉर्मूला है हाफ d1 इंटू डी टू इंटू साइन थीटा, जहाँ पर d1 d2 क्या है, विकर्ण है, विकर्ण दे रखी है, d1 मतलब पहली विकर्ण, d2 मतलब दूसरी विकर्ण, और साइन थीटा, थीटा हम जानते हैं कि मान लो 30 डिग्री दे रखा है, d1 5 और ये 12 दे रखा है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे तो हमें उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब क्वाड्रिलेटरल में पहली टाइप जो हम करेंगे वो है रेक्टेंगल यानी कि आयत। तो आयत के जो छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं उसको देख लेते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, परिमाप क्या होता है l प्लस बी इंटू 2, परिमाप बराबर, परिमाप मतलब पेरीमीटर बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। इसके सारे के सारे कोण क्या है 90 डिग्री के होते हैं, सामने वाली भुजाएं आपस में समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं, ये इसके समांतर है बराबर है, ये इसके समांतर है बराबर है, ठीक है। और विकर्ण, विकर्ण बराबर होते हैं, ए बी और ए सी और बी डी बराबर होती हैं विकर्ण, और इनकी लंबाई क्या होती है विकर्णों की, ये इंपॉर्टेंट है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। इसमें कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे इस वाले त्रिभुज में अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा दूँ इस वाले में तो मुझे क्या है इसकी लंबाई पता चल जाएगी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ए सी के बराबर, और यही इसके बराबर भी होता है, क्योंकि विकर्ण क्या है बराबर है। विकर्ण आयत को दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करता है। देखो ये अगर विकर्ण है तो ये जो क्षेत्रफल होंगे ये बराबर होंगे और पूरे के आधे, ये क्या है पूरे का आधा, ये क्या है पूरे का आधा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर बीच में कोई बिंदु आता है, बीच में अगर कहीं कोई बिंदु होता है तो क्या होता है ओ ए और ओ सी का वर्ग बराबर ओ डी और ओ डी बी का वर्ग का योगफल, ठीक है। अगर क्या है यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए बी सी डी क्या है, एक आयत है, आयत है रेक्टेंगल है और ओ बीच में बिंदु है, तो ओ ए ओ बी और ओ डी का मान दे रखा हो तो ओ सी पूछेगा। तो हमें क्या है पता होना चाहिए कि जो सामने सामने वाली हैं ये और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इन दोनों का जो वर्गों का योगफल है और इन दोनों का जो वर्गों का योगफल है बराबर होता है, ये और ये इक्वल्स टू ये और ये, ठीक है, सामने सामने वाले, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, हमें ए बी सी डी एक क्या है आयत दे रखा है और पी इसका मध्य बिंदु है, पी यहाँ पर क्या है मध्य बिंदु है, तो हमें क्या है पता होना चाहिए कि अगर ये मध्य बिंदु है यानी कि ये इसके बराबर है तो ये जो त्रिभुज बना इसका क्षेत्रफल पूरे का आधा होता है। ए पी बी क्या है एक ऐसा ट्रायंगल है जहाँ पे पी क्या है इसका सामने वाले का मध्य बिंदु है, तो अगर ऐसा होता है तो ये वाला जो ट्रायंगल है इसका क्षेत्रफल पूरे का आधा होगा, ठीक है। आगे है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि सामने वाली भुजाएं आपस में समांतर होती हैं और बराबर होती हैं, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, जबकि रेक्टेंगल में भी ऐसा था, लेकिन रेक्टेंगल में एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है कि सारे एंगल 90 भी होते हैं, इसमें 90 ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर उसमें 90 अगर ये सारे एंगल 90 हो जाए तो पैरेललोग्राम क्या रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक। तो इसमें क्या है सामने वाली साइड बराबर और पैरेलल है, ठीक है। और ये एक चीज़ और होती है इसमें सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, ए सी के बराबर होगा, बी क्या है डी के बराबर होगा
पैरेललोग्राम में सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको पहले भी विषय में बताई थी कि ना इनका एंगलों का सम बी प्लस सी 180 होता है, ए और डी का सम 180 होता है। ये समांतर है, इस वजह से ये समांतर के बीच में अंत जो कोण हैं अंदर वाले, इनका सम इसी तरह से इन दोनों का भी ए और बी भी होगा, सी और डी भी होगा। ठीक है, दो समांतर रेखाओं के बीच में जो कोण होते हैं एक ही तरफ तिर्यक रेखा के, तो यहाँ पे तिर्यक रेखा कौन है? बी सी। समांतर रेखा तिर्यक रेखा कौन है? सी की, बी सी। तो इन दोनों का सम 180 होगा, 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 और सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, इसके आगे है विकर्ण एक दूसरे को सम द्विभाजक करते हैं। जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पे विकर्ण बना दी और ये बना दी, तो क्या है, ओ बी और ओ डी बराबर होंगी, मतलब कोण आपस में, ये आपस में एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटती हैं विकर्ण। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बनता है पैरेललोग्राम का, कि जो विकर्णों की योगों का वर्गों का योगफल है विकर्णों का, वो उनके भुजाओं के वर्गों के योगफल का दुगना होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ भी आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, कि हमारे पास दो भुजाओं की लंबाई दे रखी है ए और बी, और विकर्ण क्या दे रखी है, D1 और D2। तो विकर्णों के वर्गों का योगफल बराबर उनकी भुजाओं के वर्गों के योगफल का दुगना। हमसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमें एक भुजा दे रखी है और दो विकर्ण दे रखी हैं, तो दूसरी भुजा पूछी है, तो बी स्क्वायर का मान निकाल लेंगे बाकी को हल करके। या ऐसे कह सकता है कि ए और बी भुजाओं की लंबाई दे रखी है, विकर्णों का इसका वैल्यू, विकर्णों के वर्गों के योगफल का मान पता कीजिए, तो इनका हम वर्ग करके जोड़ेंगे और जोड़कर दुगना कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। इसके बाद देखते हैं स्क्वायर, यानी कि वर्ग। वर्ग में क्या होता है कि सारी की सारी साइड बराबर होती हैं, सारे एंगल बराबर होते हैं, आमने सामने वाली भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, सामने वाली भुजाएं समांतर भी हैं, पैरेलल भी हैं, बराबर भी हैं, सारे कोण क्या है, 90 डिग्री भी हैं। ठीक है, इसमें और क्या चीज़ होती है कि विकर्ण बराबर होते हैं। स्क्वायर में क्या है, विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर सम द्विभाजित करते हैं, यानी कि ये आपस में बराबर सम काट रहे हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और 90 डिग्री पे, मतलब इनका एंगल बीच में क्या बनता है, 90 डिग्री परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, आप साथ के साथ नोट करते जाइए। अगर आपको लगता है फास्ट हो रहा है तो आप नॉर्मल से प्लेबैक स्पीड को कम करके 0.75 पे करके साथ के साथ नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रोम्बस, यानी कि सम चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, तो चारों तो स्क्वायर में भी होती हैं, लेकिन स्क्वायर वर्ग में क्या है, एंगलों की हमें कंडीशन दे रखी है, एंगल 90 होते हैं, जबकि रोम्बस में ऐसा नहीं है। ठीक है, उसमें विकर्ण भी बराबर होती हैं, लेकिन इसमें विकर्ण बराबर नहीं होती। ठीक, तो क्या है, सारी भुजाएं बराबर हैं, सामने सामने वाली भुजाएं समांतर भी हैं, और विकर्ण बराबर नहीं होते। विकर्ण बराबर इसमें समचतुर्भुज में नहीं होते, लेकिन ये कंडीशन है 90 पे तो ये सम द्विभाजित करते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बराबर इसमें काटती हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। ठीक है, और इसके जो फॉर्मूले हैं कुछ छोटे छोटे जो बनते हैं वो क्या क्या हैं। अगर हमारे पास विकर्ण D1 D2 है, तो अगर हमें भुजाएं निकालनी हो तो विकर्णों का वर्ग करके जोड़ दो, वर्गमूल निकाल के आधा कर दो। ठीक है, मान लो ये हमें D1 दे रखी है, ये D2 दे रखी है, दोनों का वर्ग करके जोड़ दो और वर्गमूल करके आधा कर दो। क्षेत्रफल क्या होता है, D1 D2 का इंटू आधा। ठीक है, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी भुजा का 4 गुना, और भुजा हमारी क्या आई है, इसके बराबर। अगर इसके मैं 4 का गुना कर दूं तो 2 से 4 कटेगा, 2 बार आएगा, यानी कि 2 गुणा ये, यानी कि ये हमारा क्या है, परिमाप है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले सीधे सीधे पता होने चाहिए। ठीक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। देखो रोम्बस वाले समचतुर्भुज के सीधे सीधे फॉर्मूले पूछ लेता है कि बता दो इसकी परिमाप क्या है, D1 D2 पता है तो ये फॉर्मूला है। इसका क्षेत्रफल बता दो तो हाफ D1 D2 है। इसकी भुजा बता दो तो ये दे रखा है। मान लो हमें ये दे रखा है, एक विकर्ण दे रखा है, एक भुजा दे रखी है, तो क्या है, ये D2 पूछा है, तो हम इसको हल करके D1 या D2 अगर कोई एक दे रखा हो तो दूसरे को बड़ी आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है ट्रेपीजियम, यानी कि समलंब चतुर्भुज।
इसमें क्या होता है कि दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, बाकी के बारे में पता नहीं। ठीक है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती, लेकिन हमारा ये है दो भुजाएं तो आपस में बराबर होंगी, पैरेलल होंगी, सॉरी। ठीक है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, जो 4-5 पॉइंट हैं जो यहाँ पे बनते हैं, वो मैं आपको साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए साथ के साथ। पहला क्या है कि इनका अनुपात, विकर्ण जो आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, तो DO/OB, यानी कि इसका इस बटे ये बराबर होता है OC/OA। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो हमें ये दोनों दे रखी हो, ये दे रखा, ये पूछा हो, तो इनका अनुपात OD/OB, OB यानी कि ये लंबाई, OC/OA यानी कि ये। ठीक, अगर हमसे पूछा है कि EF पता करो, EF क्या है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि EF क्या है, इसकी मध्य बिंदु है, यानी कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। EF क्या है, इनकी असमांतर जो भुजाएं हैं, मतलब ये दोनों तो समांतर हैं, तो ये असमांतर रेखाएं, असमांतर भुजाएं हैं, इनका जो मध्य बिंदु है, इनको जो ज्वाइन करके EF है, इसका मान निकालो। वो क्या होता है, इन दोनों के योगफल का आधा। AB और CD को जोड़ के आधा कर दो तो हमें EF का मान पता चल जाएगा। ये यूपीटेट में पूछा गया है। ठीक है, एक फॉर्मूला और है कि अगर हमसे देखो विकर्ण के मध्य बिंदु को ज्वाइन करके लाइन पूछी गई है, जैसे ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, तो इसको ज्वाइन कर रहे हैं, इसके मध्य बिंदु DE क्या है, विकर्ण के मध्य बिंदु हैं, तो उसका सूत्र होता है इन दोनों के अंतर का आधा। ठीक है, अगर इनका योगफल का आधा करेंगे तो इनकी जो असमांतर रेखाएं, उसके मध्य बिंदुओं को आधा मिल जाता है, उसके मध्य बिंदु को ज्वाइन करने वाली लाइन की वैल्यू मिल जाती है। अगर हमें विकर्ण के मध्य बिंदु को ज्वाइन करने वाली लाइन का मान पूछा हो तो AB और CD के अंतर यानी कि, तो देखो मैंने AB पहले क्यों लिखा, क्योंकि AB बड़ी है ना, तो इन दोनों के अंतर का आधा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से। समलंब चतुर्भुज जो होता है, इसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं, बाकी दोनों असमांतर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अगर जो ये दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को काटें, वो बिंदु पे क्या है, प्रतिच्छेद कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो क्या होता है, इनका जो अनुपात है DO/OB, OC/AO ये होता है, ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर इसी तरह से अगर हमसे जो क्वेश्चन पूछता है, जो इस बार यूपीटेट में पूछा गया था, कि जो अंशपांतर भुजाएं हैं, उनके जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन का मान क्या होगा, तो सूत्र क्या होता है, इन दोनों जो समांतर भुजाओं के योगफल का आधा। ठीक है, अगर विकर्णों के मध्य बिंदु को जोड़ करने वाली लाइन का मान पूछे, DE विकर्ण के मध्य बिंदु, D क्या है, AC का मध्य बिंदु, E क्या है, BD का मध्य बिंदु, तो विकर्ण के मध्य बिंदु को ज्वाइन करने वाली लाइन का मान क्या है, दोनों के अंतर का आधा, AB - CD का आधा। क्या होता है, विकर्ण के मध्य बिंदु को ज्वाइन कर रही है, तो DE का मान। इसका क्षेत्रफल पूछता है, तो आधा समांतर रेख जो हैं, समांतर भुजाएं जो हैं, उनका योगफल गुणा इनके बीच की जो दूरी है, लंबवत दूरी जो है DE, इसका इंटू। ठीक है, ये फॉर्मूला है क्षेत्रफल का। क्लियर है, तो ये छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं जो समलंब चतुर्भुज के बनते हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, उसमें कुछ चीज़ें जो छूट गई थी वो एक बार दोबारा देख लेते हैं। कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, उसमें अगर मैं मान लूँ उसकी भुजा क्या है, A है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो तीनों क्या है, A के बराबर मान होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो एल्टीट्यूड है, लंब है, जो लंब अगर मैं खींचूँ, शीर्ष लंब और माध्यिका, ये सब आपस में बराबर होती हैं। इसमें क्या होता है, लंब केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक, ये सब आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत है। इसमें लंब केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक सब एक ही चीज़ होती हैं। ठीक है, सब एक ही बिंदु होता है, सबका कॉमन। इसमें जो लंबाई है, AD की लंबाई, चाहे इसे क्या है, परपेंडिकुलर लो या माध्यिका कह लो, इसका फॉर्मूला होता है AD बराबर √3/2A। चाहे इसे लंब कह लो या माध्यिका कह लो, ये सब बराबर होते हैं, तो इनकी जो लंबाई होती है √3/2A। ये क्या है, A क्या है यहाँ पर, इसकी दूरी, भुजा की लंबाई। इसमें छोटा सा क्वेश्चन पूछता है कि अंतवृत्त की त्रिज्या क्या है, तो फॉर्मूला होता है R बराबर A/2√3। A हमारी क्या है, भुजा, भुजा की लंबाई, तीनों भुजा बराबर हैं, तो R बराबर A/2√3। बाह्य वृत्त की त्रिज्या,
अगर मतलब बाहर की तरफ एक सर्कल खींचूँ मैं तीनों शीर्षों को मिलाकर, तो उसकी जो त्रिज्या होगी a/√3, a/√3 सर्कल का रेडियस, सर्कल मतलब बाहर मिलाता हुआ एक सर्कल। मैंने एक चित्र बना दिया यहाँ पे, आप देख लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, इसके बाहर वाले शीर्षों को मिलाता हुआ एक सर्कल, ये तो क्या है, सर्कम सर्कल हो गया, बाह्यवृत्त हो गया। और अंतवृत्त क्या है, अंदर जो सर्कल है ये अंतवृत्त हो गया। छोटे वाले सर्कल का रेडियस r, बड़े वाले का सर्कल का रेडियस कैपिटल R। तो देखो इनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, 1/1:2। ये एज इट इज पूछ लेता है कि इनका अनुपात क्या है, 1/1:3 है, 1:4 है, 2:1 है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना कि छोटा पहले r है तो छोटा पहले 1 फिर बाद में 2, 1:2। कैसे आया, अगर मैं r/r का कैलकुलेट करूँ तो सब कुछ कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/2 ही बचेगा। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या है, जो छोटे छोटे फॉर्मूले बनते हैं, पहला तो ये है पाइथागोरस प्रमेय होती है कि इन दोनों के वर्गों का योगफल तीसरे के बराबर होता है, कर्ण के बराबर। दूसरा फिर सर्कम रेडियस, अगर मैं इसको सबको मिला दूं, ऐसे करके ज्वाइन कर दूं, एक सर्कल बना दूं, तो इसका जो त्रिज्या होगी वो होगी विकर्ण, इसके कर्ण के आधे के बराबर। अगर मैं इस पे एक सर्कल खींच दूं, तीनों शीर्षों से होता हुआ जो गुजरेगा सर्कम रेडियस बाह्यवृत्त, तो उसका जो सर्कम रेडियस है, त्रिज्या है, वो क्या है, AC के आधे के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ये अलग से चित्र बना देता हूँ मैं इसका, इस तरह से है, इस तरह से है। यहाँ पर ये होगा, यानी कि इस केस में ये और ये और ये आपस में सब बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अगर ये दोनों क्या है, ये अगर इसकी वो है, इस ट्रायंगल की ये क्या है, माध्यिका है इस पे, तो ये आपस में तीनों बराबर हो जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये माध्यिका है ना, ये माध्यिका इस पर, तो ये आपस में ये दोनों, ये तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं, ये तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, आपको अगर यहाँ पर BD लंबत है, BD क्या है, लंबत है AC पर, तो BD निकालने के दो सूत्र होते हैं। पहला होता है कि BD का वर्ग बराबर AD गुणा DC, AD गुणा DC, AD गुणा DC क्या होता है, BD स्क्वायर। एक फॉर्मूला और होता है BD बराबर AB गुणा BC बटे में AC। तो ये दोनों सूत्र आपको पता होने चाहिए कि राइट ट्रायंगल में ये फॉर्मूले बन सकते हैं। ठीक है, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमसे पूछे कि अगर राइट ट्रायंगल दे रखा है, इसका हमें 5 और 12 दे रखा है और ये 13 दे रखा है, 5, 12, 13, तो इसका क्या है, सर्कम रेडियस क्या होगा, बाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो हमें पता है कि विकर्ण का आधा कर लेते हैं, तो 13 का आधा 6.5, तो 6.5 इसका सर्कम रेडियस होता। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद शुरू करते हैं सर्कल्स, यानी कि वृत्त। वृत्त काफ़ी बड़ा टॉपिक है, जिसमें जितनी भी थ्योरम्स बनती हैं वो मैं पूरी की पूरी आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपने एंड तक ज़रूर देखना है। सर्कल्स यानी कि वृत्त, इस वृत्त का एक क्या है, केंद्र है, केंद्र से कुछ मैं लंबाई लेकर के एक घुमा दूं, तो ये जो आकृति बनेगी ये क्या बनेगी, वृत्त बनेगी। ये यहाँ से इसकी जो दूरी है वो दूरी क्या है, त्रिज्या कहलाती है, बराबर होती है, यानी कि R हमारी क्या है, त्रिज्या है, OA त्रिज्या है। अगर ये पूरी त्रिज्या को मैं इसे दोगुना कर दूं, ये पूरी क्या है, लाइन खींच दूं, तो ये AB हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर, व्यास। और व्यास हमेशा क्या है, त्रिज्या का दुगुना होता है, 2 गुणा त्रिज्या हमारा क्या होता है, डायमीटर, व्यास। ठीक है, और AB क्या है, डायमीटर है। ठीक, अच्छा, अब इसमें छोटे छोटे जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहला है कि AB क्या है, एक कॉर्ड है, जीवा। अगर सर्कल पे कोई भी दो बिंदु मिला दूं, तो जो ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, जीवा बनेगी। अगर कोई भी जीवा केंद्र से होकर गुजर रही है तो वो डायमीटर होती है ना। अगर डायमीटर जो हमारा जो व्यास है वो भी एक जीवा है, लेकिन इसमें क्या अंतर है, वो त्रिज्या का दुगना है और केंद्र से होकर गुजर रहा है। तो इसमें क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर OD केंद्र से एक लंबत में खींचूं अगर किसी भी जीवा पे, तो वो क्या है, जीवा को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर ये बराबर हिस्सों में बट रहा है तो ये आपस में 90-90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है चाप, आर्क। आर्क क्या होता है,
आर्क क्या होता है कि सर्कल का छोटा सा कोई भी भाग, जैसे मैंने ए बी माना सर्कल का एक छोटा सा भाग है, तो ये क्या होता है आर्क। आर्क क्या होता है चाप। इसका फॉर्मूला अगर मेरे पास आर मुझे दे रखा हो तो 2πr थीटा बटे 360 इंटू 2πr थीटा बटे 360 टोटल कितना होता है 360। इस सूत्र से मैं क्या है इसकी आर्क की लंबाई निकाल सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सेक्टर यानी कि त्रिज्याखंड। दो त्रिज्याओं के बीच में जो एरिया बनता है वो हमारा क्या है त्रिज्याखंड कहलाता है। मान लो इसका एंगल क्या है थीटा है, एंगल क्या है मान लो इसका थीटा है। ठीक है, तो जो इसका एरिया होगा, एरिया का मान है थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर। अगर पूरे का एरिया πr स्क्वायर है तो इस खंड का जो त्रिज्या खंड बनी है सेक्टर्स का एरिया क्या है ये होगा। आगे देखते हैं सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है कि कोई भी जीवाखंड, कोई भी जो जीवा है दो हिस्सों में बांट दिए सर्कल, एक तो बड़ा मेजर सेगमेंट कहते हैं उसे, एक छोटा लघु सेगमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या छोटी छोटी जो थ्योरम बनती है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कोई भी आर्क है, कोई भी चाप है जो केंद्र पे एंगल बना होगा वो दुगना होगा परिधि पे बने एंगल के, यानी कि BOC BDC का दुगना है। ये एंगल इसका दुगना होता है, या ये कह लो ये इसका आधा होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टेट में लिख दिया कि एंगल फॉर्म्ड बाय एनी आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल फॉर्म्ड ऑन सर्कमफ्रेंस। जो परिधि पे एंगल बना होगा उसका दुगना होगा केंद्र पे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि एक ही चाप द्वारा परिधि पे बने कोण बराबर होते हैं। अगर यही आर्क यही चाप एंगल बना रही है परिधि पे, ये सारे के सारे आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं एंगल फॉर्म्ड बाय एनी आर्क ऑन रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस आर इक्वल। ये जो आर्क है बचे कुचे परिधि पर जो एंगल बना रही हैं ये सब के सब आपस में सब के सब बराबर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एंगल फॉर्म्ड बाय डायमीटर ऑन सर्कमफ्रेंस इज राइट एंगल। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है, यानी कि ये हमारे क्या है, ये हमारा क्या है व्यास है। ये जो यहाँ पे एंगल बनाएगा अर्धवृत्त में वो क्या है सेमी सर्कल में अर्धवृत्त में ये क्या होता है हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछता है कि ये हमारा व्यास है, ये एंगल दे रखा होगा तो ये पता करिए। यहाँ पे 90 लिखा नहीं होता लेकिन हमें पता होता है कि ये व्यास है, ये तो 90 ही होगा। तो ये 90 पता है, ये पता है, तो ये हम त्रिभुज के हिसाब से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ABC एक त्रिभुज बना हुआ है, BC क्या है व्यास है, तो इसका हमसे अगर हमें त्रिज्या दे रखी हो तो क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो होता है R स्क्वायर। सिंपल सा R स्क्वायर वर्ग का, इसका त्रिज्या का वर्ग कर देंगे तो इसका हमें क्षेत्रफल पता चल जाता है। हमसे कैसे क्वेश्चन पूछता है कि बिगेस्ट राइट एंगल ट्रायंगल कितना है, सबसे बड़ा समकोण त्रिभुज जो बनेगा किस अर्धवृत्त में उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो होगा R स्क्वायर त्रिज्या के वर्ग के बराबर। नेक्स्ट थ्योरम है कि दो हमें AB और CD दो कॉर्ड दे रखी हैं, जीवा दे रखी हैं, अगर वो आपस में बराबर हैं तो वो बराबर दूरी पर होंगी केंद्र से। यानी कि अगर AB और CD बराबर हैं तो उनकी दूरी केंद्र से बराबर होगी, यानी कि ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, क्लियर है। आप साथ के साथ नोट करते चलिए। अगर आपको लगता है कि फास्ट काफ़ी हो रहा है तो आप ना वीडियो को स्लो करके ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो अगर मैं डिटेल में बनाने लग जाऊँ तो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो चुकी है। ठीक है, लेकिन मैं कोई पॉइंट मिस नहीं करना चाहता इसलिए पूरा मैं बताऊँगा, लेकिन आपने क्या है स्लो करके देखना है। नेक्स्ट है इक्वल कॉर्ड सब्सटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर हमारे पास दो जीवा हैं और वो आपस में बराबर हैं लंबाई में, तो जो केंद्र पे कोण बना, जैसे ये जीवा है ये कोण ये बना रही है और ये जीवा है ये कोण बना रही है, अगर इनकी लंबाई बराबर है तो ये कोण जो बनाएंगी केंद्र पे वो भी आपस में बराबर बनाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि AB और PQ दो रेखा हैं जो जीवा हैं, ये R पे कट रही हैं, तो जो इनके खंड होंगे पार्ट होंगे उनका इनटू, यानी कि दिस इंटू दिस इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, इन दोनों का इंटू बराबर इन दोनों का इंटू। ठीक है ना, इनका इंटू इनका इंटू। क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, ये तीन चीज़ दे रखी हैं, चौथी पूछी है तो हम क्या करेंगे PR इंटू RQ बराबर BR इंटू AR। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है
कि एक वृत्त दे रखा है, वृत्त की दो जीवाएं हैं, ये ए बी और सी डी, ये अंदर मिलने के बजाय बाहर जाके कहीं मिल रही है, मान लो पी, ठीक है। तो क्या होता है कि पी बी गुणा पूरी पी ए बराबर पी डी गुणा पी सी। ये इंपॉर्टेंट काफ़ी फॉर्मूला है, ठीक है। पी बी इंटू पूरा पी ए, पी डी इंटू पूरा पी सी, ये फॉर्मूला है। आप इसे नोट कर लीजिए, 2-3 में पढ़ के देखेंगे समझ में आ जाएगा, इसे नोट जरूर बनाते चलने आपने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पॉइंट नंबर 14। पी टी क्या है? एक स्पर्श रेखा है, और ये क्या है? एक ए पी ए बी लाइन है जो सर्कल से होकर गुजर रही है। सेकंड कहते हैं इसे, सेकंड। आप इसे हिंदी में सर्च कर सकते हैं कि क्या होता है ये सेकंड, ठीक है। तो क्या होता है? पी टी का वर्ग, पी टी का वर्ग बराबर पी ए गुणा पूरा पी बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, इस बिंदु पर जहाँ पे स्पर्श होकर गुजर रही है, वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि ओ आर क्या है? पी क्यू के लंबवत होता है हमेशा। जहाँ भी स्पर्श रेखा जहाँ से होकर गुजर रही है उस बिंदु पर हमेशा त्रिज्या 90 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट है 16 कि बाहर किसी भी एक बिंदु से हम अगर दो स्पर्श रेखाएं खींचें, उनकी लंबाई हमेशा बराबर रहेगी, हमेशा बराबर रहती है। किसी भी एक बिंदु से हम त्रिज्याएं ये स्पर्श रेखाएं खींचें तो इस बिंदु से जो लंबाई होगी पी ए पी बी हमेशा बराबर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इस पे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमें क्या है? त्रिज्या दे रखी है, केंद्र से क्या है? किसी बिंदु की दूरी दे रखी है, तो हमसे उसकी लंबाई पूछे स्पर्श रेखा की। तो देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम इसमें क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके कोई भी तीनों में से कोई भी एक चीज़ पता कर सकते हैं। क्या होगा? ये 90 डिग्री बनना है, यानी कि इसके सामने वाली क्या होगी? हाइपोटेन्यूज, कर्ण, यानी कि ओपी का वर्ग बराबर इन दोनों के वर्गों का योगफल। आगे देखते हैं, एक चीज़ होती है कि देखो ये क्या है? एक क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? एक चतुर्भुज बन रहा है ना। चतुर्भुज के इनका एंगलों का सम कितना होता है? 360। अगर देखो हम जानते हैं कि ये दोनों तो 90 हैं, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या कितना बनाती है? 90 डिग्री। अगर ये दोनों 90 हैं तो 180 तो यही हो गया 360 में से, तो ये कितना बचेगा? 180 इनका सम। यानी कि चारों का अगर टोटल 360 है, अगर दो ही 180 हो गए तो इनका सम कितना होगा? 180। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर इसका मान 30 डिग्री है तो ये क्या होगा? हम सीधा निकालेंगे कि 180 में से इसको माइनस कर दो तो ये एंगल पता चल जाएगा। यानी कि क्या जानने वाली बात है कि सामने आने वाले एंगलों का सम 180 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ओ ए बी पी का आधा है, यानी कि ये वाला जो एंगल बन रहा है और ये वाला जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल इसका हमेशा आधा होगा। ये वाला एंगल ओ ए बी इसका आधा होगा। इसमें हम जब सर्कल पे टॉपिक वाइज जब वीडियो देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे सर्कल्स की, उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, उस वीडियो को आप ज़रूर देखना है, ठीक है। तो क्या है? ये वाला एंगल इसका आधा होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड इज इक्वल्स टू द एंगल फॉर्म्ड ऑन अल्टरनेट सेगमेंट। देखो ये एक क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा भी गया है टेट में कि ये एक क्या है? स्पर्श रेखा है, और यहाँ मैंने क्या है? दो जीवा बना ली, एक ये बना ली और ये बना ली, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है, ये कोण इस जीवा द्वारा सामने जो कोण बनेगा इसके बराबर होगा। ये जो जीवा है और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है, तो जीवा के जो सामने जो एंगल बनेगा वो बराबर होगा। ये और ये बराबर हैं, इसी तरह से ये और ये बराबर हैं, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। जीवा तथा स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण जीवा द्वारा एकांतर बने कोण के बराबर होता है। आगे देखते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जो कि चारों सिरों से, अगर मैं शीर्षों से देखूं तो एक मिलाकर एक सर्कल बना सकता हूं, ठीक है। चारों कोने क्या है? सर्कल के ऊपर आ रहे हैं। इसमें क्या खासियत होती है कि सामने वाले कोणों का योगफल 180 होता है, यानी कि इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180। क्लियर है? आगे देखते हैं, यहां पर एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, ये क्या है? सर्कल अंदर है, चतुर्भुज बाहर है। तो क्या होता है जाने वाली बात कि इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सामने वाली भुजाओं का योगफल बराबर होता है, यानी कि इन दोनों का योगफल बराबर है इन दोनों के भुजाओं के योगफल के। ए बी सी डी बराबर बी सी और ए डी, ठीक है। और क्या होता है?
जो ये सामने सामने वाले एंगल होते हैं इनका योगफल 180 होता है, यानी कि x + y 180। इसी तरह से इसको मैं अगर मैं p और q नाम दे दूं तो p और q का सम भी 180 होगा। तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर दे रखी, चौथी पूछी है तो चौथी हम इससे आराम से निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, एक वृत्त दे रखा है, वृत्त के अंदर एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वर्ग का अगर भुजा a है तो ये भी a होगी, तो इसका जो विकर्ण है पाइथागोरस प्रमेय से a√2 होगा। तो ये a√2 है, ये क्या है, इसकी व्यास बन जाएगी। तो व्यास बराबर a√2 होता है, व्यास बराबर विकर्ण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर त्रिज्या निकालूं तो डायमीटर का आधा हो गया, यानी कि a√2 का आधा, यानी कि √2 से 2 कटेगा तो √2 नीचे आ गया। इससे आगे देखते हैं, एक हमें क्या दे रखा है, एक हमें दे रखा है वृत्त। वृत्त के अंदर क्या है, षटभुज बना हुआ है, हेक्सागन बना हुआ है, ठीक है, सम षटभुज, यानी कि सारी साइड भुजाएं बराबर हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था कि केंद्र पे जो कोण बनता है वो 360/n होता है, यहाँ की 6 है तो बटे 6 करूँगा 60। अगर देखो ये 60 बना है तो क्या है, बाकियों का सम 180 होगा, लेकिन ये तो दोनों त्रिज्या हैं, बराबर होने चाहिए, यानी कि 120 को मैं बराबर हिस्सों में बांटूं तो 60-60 में बटेगा, 60-60 में बटेगा, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर हो गई। तो ये क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज। यानी कि अगर समबाहु त्रिभुज हैं तो तीनों आपस में बराबर होंगी। तो अगर इसको मैं r मान लूँ, इसको r मान लूँ तो ये भी r होगा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन क्या है, सुपर टेट में पूछा भी गया है, ठीक है। तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ये अगर त्रिज्या r है तो ये भी r होगा। तो क्या है, भुजा हमारी r हो गई, परिमाप कितना होगा 6r, यानी कि 6 × r, क्योंकि सारी भुजाएं 6 क्या है 6 × r हो जाएंगी, सारी भुजाएं r r r हैं, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसे आप एक बार बैक करके देखिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरी ज्योमेट्री में जितने भी बनते हैं थ्योरम, प्रमेय, स्टेटमेंट, बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूरे के पूरे मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करे हैं, ठीक है। कम से कम आपने 2 बार वीडियो देखिए और नोट जरूर बनाते चलिए, आपका डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो को देखकर, ठीक है ना। तो चलिए, अगर कोई भी पॉइंट मिस होता है तो उसको मैं अलग से वीडियो बना के और ऐड करके पार्ट 2 करके कर दूंगा, ताकि आपका कोई भी छूटे नहीं, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी हैं आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।